10 की कमाई में करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। पालविया साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी अनिल जी के सीएल कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने दिखा पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक अगर आप देखें तो 800 से स्टॉक करें और वहां पे अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से मल्टीपल सपोर्ट जोन से स्टॉक में बॉटम बना के ऑलमोस्ट मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन बना के साइन यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ऑडियो चूस दुरुस्त करेंगे। कावेरी सीड्स यहां पर खरीदारी करने की राय आ रही है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। पालविया साहब की तरफ से 538 के आसपास ट्रेड करा है। पालविया साहब एक बार जल्दी से इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस बता दें कावेरी सीड्स। जी अनिल जी, तो अनिल जी कावेरी सीड्स में जिस तरीके से वीकली सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो जो रिवर्सल के साइन हमें यहाँ पे देखने को मिले, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना है और ऑलमोस्ट स्टॉक में जो रिकवरी बनी है वो ये दिखता है कि स्टॉक अब यहाँ से 650 से 70 तरफ यहाँ पे लॉन्ग टर्म मूव होते हुए दिखेगा। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बेस बनाया और अब एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। 538 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 538 से 510 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 505 का स्टॉप लॉस होगा और 660 से 670 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पिक में कावेरी सीड्स बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है पहला स्टॉक कावेरी सीड्स खरीदारी करने की राय। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक ऐसे सेक्टर से है जो इस साल के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स का सेगमेंट। और वहां से मैंने आज पिक किया ग्रीन पैनल को, जो कि अभी 406 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की सबसे बड़ी वुड पैनल्स, प्लाईवुड, वीनियर्स, एमडीएफ और वुड फ्लोर्स बनाने वाली कंपनी है। ये ग्रीन प्लाई से डीमर्ज करके कंपनी बनाई गई थी। और अनिल जी, रियल एस्टेट सेक्टर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर रहा है और उसका फायदा जो रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट सेक्टर्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स का सेक्टर है या पेंट है, प्लाईवुड है, वो बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और वहां से ये सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे भारत में। और इनके प्लान्स एक तो नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड में है और दूसरा साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। बाकी अनिल जी, सितंबर क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था। 67 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में सिर्फ 18 करोड़ का पैट था। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.51 है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मेरे इस स्टॉक में 525 के टारगेट 525 के टारगेट्स के लिए ग्रीन पैनल लॉन्ग टर्म पिक सेठी साहब की तरफ से। आइए पोजिशनल पिक और शॉर्ट टर्म पिक्स लें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और आइडियाज आपके लिए, बस 2 मिनट में लौटेंगे। की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब ने आपको दी लॉन्ग टर्म पिक ग्रीन पैनल। सेठी साहब बताएं पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरी आज की पोजीशनल पिक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक को मैंने मेरे जो शॉर्ट टर्म पिक जो दोपहर वाले सेगमेंट में भी रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है सुतलज टेक्सटाइल्स, जो कि अभी 78-79 के आसपास ट्रेड करता है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि एक्चुअली ये कंपनी डॉक्टर के बिरला द्वारा प्रोमोटेड है। बाकी टेक्सटाइल सेक्टर पे मैं बुलिश हूं। जिस तरह से चाइना +1 की स्ट्रेटजी के कारण इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हुआ है, फिर सरकार ने जो पीएलआई स्कीम भी दी हुई है उसका भी फायदा देखा जा रहा है। बाकी ये कंपनी कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए कैटर करती है। कि भारत में भी जो बड़े ब्रांड्स है जैसे रेमंड है, सियाराम है, एरो है, डोनियर, एबीएफएसएल, इन सब के लिए गारमेंट्स बनाती है या क्लोथ सप्लाई करती है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 63.9% की हिस्सेदारी है। बिट्स जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, उनकी 6.89% की हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की 5.98%। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा। सितंबर क्वार्टर बहुत ही दमदार था, 41 करोड़ का पैट था, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 20 करोड़ का पैट था। मैं इस स्टॉक पे पोजिशनली बुलिश हूं। मुझे लगता है इसमें 95 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना 72 का। ओके, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ सुतलज टेक्सटाइल
सतलज सुतलज, सेठी साहब क्या है नाम इसका? मैं तो सुतलज बोल रहा हूँ अनिल जी, सतलज है वो आप पता करिए। नदी तो सतलज है ना, सतलज नदी। कुणाल जी से पूछते हैं। आर्बिट्रेशन कीजिए। अनिल जी सतलज है, सतलज। अब आप जो बोल रहे वही बोलोगे कोई कि शंका सुधार नहीं लोगे? है। सेठी साहब देखो, कुणाल जी बोल रहे मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए सतलज, आपसे सतलज बोलूंगा। कुणाल जी की एक्सेप्टेंस है ब्रदर। कुणाल जी बनेंगे आप प्रेसिडेंट, बनेंगे, आगे पीछे कभी न कभी बनेंगे जरूर। सारे लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस जबरदस्त है। कुणाल जी ने बोल दिया मतलब फाइनल है, मानना पड़ेगा। हाँ, मेरा काम तो खाली बस बताने बात को का चलाना था। ओके, तो सतलज टेक्सटाइल्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से पोजिशनल पिक के तौर पर। पालिया साहब आपकी पोजिशनल पिक? जी, तो पोजिशनल पिक रहेगी पूनावाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से वीकली चार्ट से अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले 7-8 वीक से देखने को मिल रही है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो 7-8 मंथ से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। तो पूनावाला फिनकॉर्प का जो सेटअप है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में है। हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा अपमूव यहाँ से बनाता हुआ दिख सकता है। 199 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 199 से 185 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे पोजिशनल बेसिस पे बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 175 के आसपास, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली वो आना चाहिए करीब 240 से 260 तक के। तो पोजिशनल स्टॉक होगा पूनावाला फिनकॉर्प। ओके, तो 240-260 के टारगेट के लिए पूनावाला फिनकॉर्प पर करें खरीदारी। आइए एक 10 की कमाई का आइडिया भी लिया जाए जैन साहब के साथ। जैन साहब बताएं सर। जैन साहब 10 बजे के बाद जो जैन साहब आमतौर पर करते हैं म्यूट। जैन साहब आज म्यूट हो जाइए। सॉरी एक्चुअली बहुत लंबा ब्रेक था। हाँ। मैंने सोचा कि सेफर साइड के लिए एक बार म्यूट करके कुछ कॉल कर लिया जाए। बिल्कुल। I'm so sorry. Anyways, without taking any time, एलेम्बिक लिमिटेड अगेन ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया हुआ है पहले भी, और एलेम्बिक लिमिटेड की खास बात ये कि होल्डिंग नेचर की कंपनी है, रियल एस्टेट में भी है, बल्क ड्रग्स फॉर्मुलेशंस में भी है, और ये कंपनी देखिए एलेम्बिक फार्मा में 4000 करोड़ तक की होल्डिंग्स होल्ड कर रही है, जो एलेम्बिक फार्मा भी इलेक्टेड अभी 1900 करोड़ 500 करोड़ की पोशाक लिमिटेड में, जो कि मेरा जेम स्टॉक भी रहा हुआ है, और करीब 102 करोड़ का लैंड बैंक है, और कुछ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट का प्ले भी है, फार्मा का भी प्ले है। 1907 से कार्यरत है। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ये कंपनी को स्टार्ट किया। 2010 में डीमर्जर हुआ, एलेम्बिक फार्मा अलग बनी। अच्छी खासी कंपनी है, अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पर देखो तो 1 टाइम लगभग चल रही है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर भी 29% है। जीरो डेट कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, बहुत जबरदस्त। पिछले 3 साल में 300 करोड़ प्लस का पैट कमा रही है। अदर इनकम का पोर्शन भी रहता है। FIS 6% के लगभग होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स की 71% की शेयर होल्डिंग है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक हर बार बहुत अंडर प्ले करता है, और ये बहुत ज्यादा चलता भी नहीं है, धीरे धीरे चलता है, सुस्त चलता है। इस दिन चलेगा, एक साथ चलेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में डाउन साइड रिस्क कम है। इन लेवल्स में स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है। 125 के टारगेट 125 के टारगेट के लिए एलेम्बिक में करें खरीदारी, ये राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कुणाल जी, राकेश जी देंगे अपनी 10 की कमाई का शेयर, और साथ ही शॉर्ट टर्म पिक्स आएगी सेठी साहब और पालिया साहब की तरफ से। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। दस की कमाई में आप सबका स्वागत है। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है, और सबसे पहले पालिया साहब से जान लें उनकी शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो जून 2021 से लेकर नवंबर तक एक रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए दिखा था स्टॉक। 105 से 132 की एक रेंज थी, और इस रेंज का ब्रेकआउट वीकली एज वेल एज मंथली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा था। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में होते हुए दिखा है।
लास्ट वीक में भी काफी अच्छी एक्शन थी स्टॉक में और इस वीक में भी फॉलो बाइंग एक्शन अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक ड्यूरिंग द डे 9% के आसपास अभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुए ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। 158 से लेकर 165 ये टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो 138 से 134 बाइंग रेंज रहेगी, 125 स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहां पर खरीदारी करने की राय। 9% मजबूत होता हुआ दिख रहा है स्टॉक यहां पर जबरदस्त एक्शन में इस वक्त आपके सामने। और एक्शन में एक और स्टॉक आता हुआ दिखा है जो जिसका नाम हमने एकदम सही करवाया सेठी साहब से, और उसी वजह से स्टॉक बढ़ा भी है जी। सतलज। शायद सेठी साहब शायद सुतलज में इतना नहीं बढ़ता, सतलज में देखिए पूरा 10% ऊपर है। धन्यवाद इस बेहतरीन पिक के लिए। चाहे तो आप भी हमें धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, धन्यवाद आपको भी, कुणाल जी को सुतलज करने के लिए। स्टॉक में मैंने 79 पे रिकमेंड किया और अभी 84-85 के भाव आ गए। नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत कुणाल जी को दे दें धन्यवाद, बाकी तो पूरा का पूरा आप ही का है। बेहतरीन पिक आपने जो चुनी है, और पहली बार नहीं, उससे पहले भी सतलज टेक्सटाइल्स आपके रेडार पर रह भी चुका है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है मार्केट आउटलुक 2022 का। अच्छा सेठी साहब की एक शॉर्ट टर्म पिक भी तो बाकी रहेगी। सर शॉर्ट टर्म पिक भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप भूल गए एक्चुअली शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है आज की, वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है, गुजरात फ्लोरोकेम, जो कि फ्लोरोकेम के नाम से ट्रेड होता है। 2310-2315 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सॉलिड कंपनी। इस स्टॉक को भी मैंने पहले 1300-1400 के लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल्स, फिर फ्लोरोकेमिकल्स, रेफ्रिजरेंट्स, इन सब के कारोबार में है। और अब तो कंपनी ने कुछ दिन पहले बताया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज भी बनाने जा रही है। बाकी अभी हाल ही में एक हादसा हुआ, इनके कोई प्लांट में आग लगी थी, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा स्टॉक में, बट ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। यहां से शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे फंडामेंटल्स है। सितंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 204 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 79 करोड़ का पैट था। FIIs DIIs भी भरोसा रखते हैं, अराउंड 17.5% ओन करते हैं, जिसमें HDFC मिड कैप फंड है, ABSL मिड कैप फंड है, और बाजार के दिग्गज निवेशक वल्लभ बंसाली जी और उनकी फैमिली भी इसमें अराउंड 6% स्टेक ओन करती है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूं, बट लॉन्ग टर्म में भी इसमें बहुत ही बुलिश हूं। और शॉर्ट टर्म का मेरा इसमें टारगेट है 2370 का, स्टॉप लॉस रखना 2285 का। ओके, 2285 के स्टॉप लॉस के साथ गुजरात फ्लोर में करें खरीदारी। और सतलज टेक्सटाइल पिछले हफ्ते सुमित जी की पिक भी रही है। मैं वही सोचा था, किसी ने तो हाल ही में रिकमेंड किया था, फिर किसी ने, मैं ऐसा हमेशा ही याद आता कि जैन साहब ने क्या होगा लेकिन इस बार फॉर ए चेंज सुमित जी की रिकमेंडेशन पिछले हफ्ते की सतलज टेक्सटाइल आती हुई दिख रही है। ये आपके लिए एक और। आइए 10 की कमाई का एक स्टॉक बाकी है, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से बताएं सर। अनिल जी, उससे पहले गुजारिश है एक चार्ट कॉर्नर के बेगुल की। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर बताएं सर। और अनिल जी, गुजारिश इसलिए है क्योंकि यहां पर एक क्लास 1 पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और उसके बावजूद इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 168-169 के लेवल इंट्राडे में मुमकिन लगते हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, काफी बड़ा करेक्शन एक्साइड में आ गया, और उसके बाद अब स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और टारगेट्स हमारे 170 के हैं, तो 170 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। 169 का एकमात्र टारगेट रख ले, 169 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस रखना है 162 रुपए 50 पैसे पर। 162 हाफ के स्टॉप लॉस से बाय करें, और 169 का टारगेट 162.50 का स्टॉप लॉस, 169 का टारगेट। खरीदारी करें एक साइड में लगे हाथ। सर 10 की कमाई बता दें कुणाल जी राकेश जी। अनिल जी, 10 की कमाई का हमारा स्टॉक है डीलिंग। इन स्तरों पर करेक्शन पे डीलिंग में खरीदारी की राय है। स्टॉक ने बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा, और स्टॉक इज ऑन द एज ऑफ अ ट्रेडिंग नियर टू द मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल। 170 के लेवल जो है 169-170 एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल है। आज भी इन लेवल्स को टेस्ट किया है, थोड़ा सा नीचे है, नीचे में इन स्तरों पर थोड़ा और नीचे जाए तो खरीदना चाहिए। 160-170 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो काफी तेजी से भागेगा, तब पकड़ा नहीं जाएगा, तो नीचे ही लेने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए 2016 के बाद यानी कि 5 सालों के बाद डीलिंक में ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है डीलिंक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और अगला रेजिस्टेंस 240 के आसपास है। तो 240 का मीडियम टर्म टारगेट है जिसके लिए डीलिंक पर हमारी खरीदारी की राय है। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, 240 का टारगेट हो। 240 के टारगेट के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी डीलिंक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। और स्टॉप लॉस तो 10 की कमाई में देते ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक जो है। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है मार्केट आउटलुक 2022। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं अमीषा वोरा जी। मार्केट आउटलुक 2022 प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अमीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को, परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। थैंक यू सो मच, आपकी विशेष बहुत ही बढ़िया है और मैं भी आपको और आपके सभी दर्शकों को 2022 की खूब खूब शुभकामनाएं दूंगी। और ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 2021 से 2030 का जो दशक है वो शायद इंडिया के लिए सबसे बेस्ट दशक रहेगा, तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वो अपने लिए भी अच्छा ही दशक रहेगा। वो आपके लिए तो शुरू हो चुका है, बाकी का तो पता नहीं, क्योंकि आजकल मैं ना जब भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ आपके हर 6 महीने में 3 महीने में कुछ ना कुछ नए अवार्ड आप लेती रहती है। अभी भी अब मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने देखी थी कुछ राज्यपाल के साथ आपको कुछ अवार्ड मिला, जरा बताइए कौन सा वाला अवार्ड मिला है मैम? सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नर initiates one award called Impact Awards. Oh. तो during COVID and otherwise जिसने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेस में कंटिन्यूटी से ग्रोथ से किया है, दिस इज फॉर बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, तो वो मिला। थैंक यू, आप उसको नोट करते हैं। एंड बट मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे साथ बहुत औरों को भी मिला, जैसे कि बीएससी के अपने आशीष चौहान जी को भी मिला है और मिर्जा बिरला जी को भी मिला है और राधिका गुप्ता जी ऑफ एडलवाइस को भी मिला है एंड बहुत सारे यंगस्टर्स को भी मिला है। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छा मौका था उनके और इनोवेटर फॉर इंडिया जो है आशीष जीरे जी, उनकी थॉट्स जानने का भी और ऑफ कोर्स उसमें से इंस्पिरेशन लेने का। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई आपको और बाकी सारे विजेताओं को भी। और आइए अब शुरुआत करते हैं मार्केट आउटलुक 2022 के साथ। 17,000 पर है हम। क्या लग रहा है अगले साल के लिए, क्या व्यू है आपका बाजार में? तेजी होगी, मंदी होगी या फिर टाइम पास ही होगा? ये बढ़िया सवाल पूछा, लास्ट वाला आपने बराबर बता दिया, टाइम पास ही होगा। तो मेरा ऐसा डेफिनेटली मानना है कि आफ्टर ये जो ब्रेथ नेक एक मूव आ गया मार्केट में फॉर लास्ट 15-18 मंथ्स, उसके बाद मार्केट को कंसोलिडेट होने की बहुत जरूरत भी है। और अदरवाइज भी सीन ऐसा है कि जितना टेक्निकल वजह से तेजी हो रही थी कि इतना फंड फ्लो आ रहा था, वो यहां से कम होगा, इंटरेस्ट रेट यहां से ऊपर जाएंगे, बट फिर भी यहां से इकोनॉमी इंप्रूव होगी। सो जब ये कॉन्फ्लुएंस होता है तो मार्केट साइडवेज रहने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है एंड स्टॉक स्पेसिफिक्स थोड़ा सिलेक्टिव मूव आएगा, वो मेरा मानना है। और मार्केट की रेंज हो जाएगी कि ऊपर में भी एक बड़ी रेंज में जाके हमें लगेगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो शायद वो नहीं होगा, क्योंकि सामने आईपीओ का, प्राइमरी मार्केट का फंड रेजिंग का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। एंड नीचे भी बहुत नहीं जाएगा क्योंकि शायद 22-23 वन ऑफ द हाईएस्ट निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ का ईयर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वो दोनों के कॉन्फ्लुएंस चलते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आपके वर्ड में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ऐसा मानना है। तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। लेकिन ये बताएं कि फिर ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच शायद ज्यादा काम करती हुई दिखे। बताएं कौन सी थीम्स हैं जो आपको लगता है 2022 में निवेश के लिए अच्छी साबित हो सकती है?
देखिए, कपल ऑफ थिंग्स डेफिनेटली हो रहे हैं इंडिया में, और हार्डकोर उस पे एक्शन भी हो रहा है। वन जो ग्लोबली हो रहा है और इंडिया जिसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, वो जो डिजिटाइजेशन का थीम है कि all the global majors, whether they are into finance, whether it is into healthcare, whether into retail, उनका end to end digitization होना बहुत जरूरी है for their existence and growth। तो जैसे देख रहे हो आईटी सेक्टर में ह्यूज डील विंस आ रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन डील विंस एंड अर्निंग्स ग्रोथ आईटी सेक्टर लीड करेगा। पर मैं एक बता दूं कि उसमें जो री रेटिंग होना था स्टॉक का वो लास्ट ईयर हो चुका है, तो मेरे हिसाब से यहां से अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, री रेटिंग का यहां से ज्यादा स्कोप नहीं है। बट आईटी सेक्टर पोर्टफोलियो में ये साल ओवरवेट रहेगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। आगे चले तो जैसे कि बहुत बड़ा दूसरा थीम इमर्ज होके आ रहा है वो पीएलआई का है, कि पीएलआई की वजह से और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट्स या तो एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स प्लस एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में अंडरवे है, जिसका भी इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर आना दिखना चालू हो जाएगा। एंड थर्ड बिगेस्ट थिंग विच इज आई थिंक हैपनिंग इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कि जिसके चलते बहुत सारी इंडस्ट्री को एडवांटेज हो जाएगा। सीमेंट स्टील तो है ही, पर एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउसिंग, जैसे कि सैनिटरी वेयर भी ले लो या फैन भी ले लो या प्लाईवुड भी ले लो, पेंट, सिरेमिक, वो एंड अबव ऑल ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे लगता है ये जो दो तीन थीम है वो तो कंटिन्यू रहेंगे और स्ट्रांगली कंटिन्यू रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लोबल थीम विच इज डिकार्बनाइजेशन, और उसके चलते भी काफी सारे एक्शंस हो जाएंगे इकोनॉमी में, एंड फ्यू विनर्स एंड लूजर्स विल इमर्ज। बिल्कुल, तो ये सारी थीम्स हैं जो 2022 में कमाल करेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड, और बाकी सारी थीम्स भी ऐसी हैं जहां पर आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। अमीषा जी, आपकी रिसर्च टीम में किस तरह के स्टॉक सजेस्ट कर रही है, अगर आप बता पाएं तो? आईटी सेक्टर में हम लोग एचसीएल टेक रेकमेंड कर रहे हैं, हम इन्फी भी रेकमेंड कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर ही ओवरवेट बोल रहे हैं। एंड जब इसमें थोड़ा सा मिड कैप में अगर हम जाएं तो टेक महिंद्रा एंड मैस्टेक रेकमेंड कर रहे हैं। एक जो नई कवर कर रहे हैं जिसको हम मिले हैं, एंड जनरली इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी, टाटा एलेक्सी, जो भी बहुत अच्छी लग रही है। और एक कवरेज में दूसरा है विच इज एडटेक, विच इज नॉट आईटी सर्विसेज बट एडटेक में एफिल, जो हम बहुत अग्रेसिवली रेकमेंड कर रहे हैं। जो दूसरा थीम है पीएलआई या कैपिटल गुड्स, जहां पर हमें लगता है बहुत एक्शन हो जाएगा, उसमें एबीबी सीमेंट्स है। इसमें एक मैं ऐड कर दूं कि एक और सेगमेंट जहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली चालू है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अक्रॉस द बोर्ड इतना अभी मल्टीलेटरल एजेंसीज का टाइप हो चुका है, प्लस द न्यू थिंग वेयर मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है वो वेंचर की वजह से या एआईएफ या इनविट की वजह से लिस्ट हो जाएगी और उसका पैसा वापस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलआई चाइना प्लस वन एज अ कॉम्बो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैपेक्स इन द इकोनॉमी। तो उसमें लार्ज कैप में मॉडरेट रिटर्न के लिए मेरे हिसाब से लार्सन भी बहुत अच्छा है हमारी टीम के हिसाब से, एंड डिक्सन। सो एज अ कॉम्बिनेशन वन साइड इज लार्सन, in between is your Siemens and ABB, and then Dixon for a PLI scheme perspective. रियल एस्टेट में हम लोग रियल एस्टेट डेवलपर से ज्यादा हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनीज को देख रहे हैं, जैसे क्रॉम्पटन कंज्यूमर हो गया, हेवल्स हो गया, वो चीजों में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है ढेर सारी थीम्स, ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आपको करना है फोकस। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अमीषा वोरा जी बताते हुए अगले साल के बारे में, स्टॉक पिकिंग होगी सबसे इंपॉर्टेंट, और लेवल्स और साथ ही सही लेवल पर एंट्री, ये है इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं किस तरह की शानदार रिकवरी बाजार में होती हुई दिख रही, निचले स्तरों से रिकवर होकर
तगड़ी रिकवरी, लाल से हरे निशान में आता हुआ निफ्टी निचले स्तरों से करीबन 200 पॉइंट रिकवर होता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाता हुआ। तो ये है आज की कहानी पहले घंटे में, इसलिए हम कह रहे थे कि आराम से इंतजार करें, रेंज के किसी एक और आने दे, मौका देगा बाजार, उस मौके में आपको करनी है खरीदारी। अब आने दे ऊपर 17,075 17,150 की रेंज के आसपास, वहां प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करें नीचे के लेवल का, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता दें गुफिक बायो एक स्टॉक है जो आज सुबह सुबह पिक ऑफ द वीक के तौर पर दिया था हिमांशु जी ने। 10% से ज्यादा मजबूत हो चुका है ये शेयर, गजब का एक्शन लगाता हुआ 8%, और केपीआईटी भी बीटीएसटी उनका शुक्रवार का टारगेट हिट करता हुआ, तो तगड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। आज केपीआईटी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में था ही, तो ये स्टॉक्स हैं जो कमाल होते हुए। आइए वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज हुई लिस्टिंग, और वो है लिस्टिंग एचपी एडिसिव्स की, और स्टॉक है मजबूत ऊपरी सर्किट पर, क्योंकि छोटी साइज का इश्यू है। 5% का ऊपरी सर्किट है, जहां पर प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हुआ, वहां से 5% बढ़कर 21% की तेजी दिखाता हुआ 335 रुपए के आसपास बीएससी पर और 331 के आसपास एनएससी पर लिस्ट होता हुआ आपके लिए एचपी एडिसिव। बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इस लिस्टिंग के बाद। 1987 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एचपी इंटरनेशनल के नाम से, और पीवीसी, सॉल्वेंट, सीमेंट और एडेसिव से जुड़े हुए ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की लीडिंग कंपनी है। पीवीसी, सॉल्वेंट, सीमेंट में ये मार्केट लीडर है हिंदुस्तान में, और इसके अलावा इससे जुड़े हुए कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। 750 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 50,000 से ज्यादा कंपनी के डीलर्स हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दूं आईपीओ के बारे में। 315 जो इशू की प्राइस थी वो 274 रुपए थी, 262 से 274 रुपए का इशू प्राइस बैंड था। 274 के ऊपरी बैंड पर इसे दिया गया। क्यूआईबी कैटेगरी में 2 गुना था, एचएनआई कैटेगरी में 19 गुना, और रिटेल कैटेगरी में 81 गुना ये इशू बढ़ता हुआ नजर आया, और लिस्टिंग हुई 315 के आसपास। और उसके बाद चूंकि इशू साइज छोटी है, इस लिहाज से अब 10 ट्रेडिंग सेशन तक ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा, और जब ट्रेड टू ट्रेड में होता है तो 5% का ही सर्किट फिल्टर होता है। तो लिस्टिंग के बाद से 5% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक 330-335 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करण मोटवानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि एनएम कॉलेज से, एनएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मैनेजमेंट की डिग्री ले चुके हैं। एसपी जैन से आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए कर चुके हैं, और इस कंपनी की कमान इस वक्त मोटवानी साहब के हाथों में। करण जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको दमदार रेस्पॉन्स मिलने की और इस शानदार लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई। आपकी उम्मीद के मुताबिक रही है सर? सर आपकी आवाज मुझे एक्चुअली क्लियरली नहीं आ रही है, तो आप अपना सवाल। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं। सबसे पहले तो करण जी आपको बहुत बहुत बधाई। इस दमदार लिस्टिंग की आपकी पारी की शुरुआत हुई है आज से कैपिटल मार्केट में। जानना ये चाहता हूं कि लिस्टिंग जो हुई है, रेस्पॉन्स जो मिला है आपके आईपीओ का, आपकी उम्मीद के मुताबिक, कम या ज्यादा? सर देखिए, जैसे हमने बात की थी पिछली बार कि जरूर रिस्पांस तो बढ़िया ही रहा है, और हमारे इच्छा अनुसार ही रहा है, और हाँ वो शुरुआत भी अच्छी हुई है, पर हम इसमें इस रेस में लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हमारा फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो लिस्टिंग तो हो चुकी है, रेस्पॉन्स भी बढ़िया आया। अब ये बताएं कि क्या विजन है आपका अपनी कंपनी को लेकर, क्योंकि देखिए होता क्या करण जी कि कंपनी की साइज जब छोटी होती है तब तो ग्रोथ बढ़िया दिखती है परसेंटेज में, सीएजीआर में। अब आप धीमे धीमे बढ़ने वाले हैं, तो ये बताएं 3 से 5 साल के लिए आगे कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सर, आवाज एक्चुअली बहुत नहीं है, थोड़ी। अच्छा एक काम करिए, आप मुझे है ना 30 सेकंड का समय दें। मैं एक बार है ना वो हमारे जो हिंदुस्तान में सिस्टम है डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने का, है ना, वो वाले हो सकता है वो काम कर जाए वो टेक्नोलॉजी, तो मैं आपसे फिर कनेक्ट करता हूं 30 सेकंड में, एक बार जल्दी से डिस्कनेक्ट करके। तब तक एक बार दीप मार्केट हरे निशान में आ चुके हैं, प्लीज डू द ऑनर्स। सर रीओपनिंग प्लेज वापस आपको आते हुए दिख रहे हैं, जो एक सुबह डर बना था स्पेस पे नई रिस्ट्रिक्शंस के साथ क्या होगा। इंडियन होटल्स की सर निचले स्तरों से रिकवरी देखिए, डेल्टा कॉप की रिकवरी देखिए, पीवीआर की रिकवरी देखिए, ये सारे के सारे जो हमारे रीओपनिंग प्लेज हैं, हालांकि ऑफ कोर्स निफ्टी वेटेज में इसका कुछ मायने नहीं रखता है क्योंकि कॉम्पोनेंट्स नहीं है, बट ये एक थीम है जो आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, तो यहां पर रखी नजर। बाकी ऑफ कोर्स सभी सेक्टर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट ये स्पेशली आपको अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं निचले स्तरों से। ठीक बात है, तो निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी
आती दिख रही है इस वक्त यहाँ पर। बाजार 17,000 को फिर से फतेह करता हुआ, टच करता हूँ। नहीं, हम इसको फतेह, हाँ, उर्दू में फतेह शब्द है, हिंदी में जीत है। तो वो, और आप इंग्लिश में कॉन्कर करता हूँ। हाँ, तो चलिए 17,000 पर फिर से लौटता हुआ इस वक्त मार्केट। आइए करण जी, अब मेरा गला अच्छा लग रहा है आपको? साफ एकदम बढ़िया आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। आपका गला हमेशा रहता है, कनेक्शन की दिक्कत होती है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर बताइए, अब अगले गले पे तो सर बहुत सारे नसेस काम करते हैं। धन्यवाद सर। करण जी बताएं, अब अगले 3 से 5 साल के लिए आपका क्या विजन है आपकी कंपनी को लेकर? देखिए सर, हमें हम काफी सालों से अच्छी दर से बढ़ रहे हैं और हमारा यही टारगेट था कि काफी अच्छी दर से बढ़ते रहे। 2 to 4 टाइम्स जीडीपी का हमारा होप है कि एटलीस्ट 2 से 4 गुना जीडीपी का जो नंबर आए उससे ज्यादा हमारी ग्रोथ हो। तो इसके लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी कि आप एक्सपेंशन करें, करेक्ट? तो क्या एक्सपेंशन प्लान आपके ऑलरेडी अनाउंस्ड है जो आपको लगता है कि आप नियर फ्यूचर में करना चाहते हैं? कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब तक करेंगे, उसका असर कब तक आएगा? देखिए सर, 2 टाइप के एक्सपेंशन है। एक हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपेंशन है, वो भी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, और दूसरा हमारे नए प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है, जिसके लिए हमारे नए प्रोडक्ट के एक्सपेंशन के लिए हमने 6 करोड़ रुपए अलग किए हुए हैं, और ये अब हम आईपीओ के प्रोसीड से लेंगे और उसका इस्तेमाल इमीडिएटली करना शुरू करेंगे। और आई थिंक आप कह सकते हैं कि 2 तिमाही या 3 तिमाही के बीचों बीच हमारा ये एक्सपेंशन आ जाना चाहिए ऑनलाइन। 2 से 3 तिमाही में आप एक्सपेंशन ले आएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी कितना डेट है कंपनी पर, कर्ज कितना है, और उसको क्या आप एक्सपेंशन प्लान को, कैपेक्स प्लान को मद्देनजर रखते हुए रखेंगे, या आपका डेट फ्री होने का इरादा है? कब तक ऐसा करेंगे सर? देखिए सर, अभी कंपनी का नेट डेट एज ऑफ 30 सितंबर इज 30 करोड़ रुपए है, और मेरा ये प्लान है कि देखिए डेट हैवी नहीं है ज्यादा, तो हमारा ये प्लान है कि जो हमारे इंटरनल अक्रूवल्स आएंगे उससे हमारी जो बोर्ड डिसाइड करेगी उस पे डेट का डिसीजन भी होगा, बट हमारे एक्सपेंशन प्लान्स का डेट से कोई वास्ता नहीं होगा। हमारे जो भी आईपीओ प्रोसीड्स है उसमें भी कोई डेट रीपेमेंट ऐसा कोई भी चीज नहीं है, बट हाँ, इंटरनल अक्रूवल से जो भी होगा वो बोर्ड का डिसीजन होगा और मेरे अकेले का नहीं। तो जब हम बैठेंगे इंटरनल अक्रूवल्स के बेसिस पे तब उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि उस डेट का क्या करना है। आपका ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 2020 में लगभग 5% के आसपास था, मार्च 2021 वाले साल में डबल हो गया, बढ़िया रहा। ये सितंबर के जो आंकड़े 7-7.25% के आसपास, रीजनेबल क्या मानकर चलें कि किस मार्जिन पर कंपनी आगे कारोबार करेगी? नहीं सर, नेट मार्जिन तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे, हम कितना स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पे, उस पर उस सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट हमारा ग्रॉस मार्जिन हमेशा 33 to 36% की रेंज में रहा है, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे जाने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो वहीं पे रहे 33 से 36% के बीचों बीच। अच्छा, एक चीज बताएं सर, आप चूंकि एडेसिव्स बनाने का काम करते हैं, आपके लिए रॉ मटेरियल क्या है और किस प्रोडक्ट के दाम बढ़ने घटने से आपके रॉ मटेरियल की कीमतें कम ज्यादा होती है? सपोज क्या कोई कच्चे तेल क्रूड के साथ लिंक है, किसके साथ लिंक है, जरा बताएं। देखिए सर, देखिए ऐसा है, हम 4 अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाते हैं, और ये कोई स्पेसिफिक एक रॉ मटेरियल से लिंकेज इसका नहीं है। हमारे पास आप समझिए ना, 4 मेजर कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बेस रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे सॉल्वेंट सीमेंट में सॉल्वेंट होते हैं, पीवी एडेसिव में पीवीए होता है, रबर एडेसिव में रबर और सॉल्वेंट्स दोनों होते हैं, और क्या बोलते हैं अपना सिलिकॉन सीलेंट में सिलिकॉन का पॉलीमर होता है। तो ये देखते हुए हम नहीं कह सकते कि कोई एक तरीके से, अब जैसे सिलिकॉन पॉलीमर जो है वो व्हाट यू कॉल ग्लास मेटल से लिंक्ड होता है, जो सिर्फ चाइना में क्वांटिटी में मिलता है। तो वो ग्लास मेटल जो होता है वो सिलिका मेटल, ग्लास मेटल जो हम कहते हैं, वो उसके दाम से सिलिकॉन पॉलीमर का दाम जज होता है। तो वैसे हर कैटेगरी में अलग अलग मेजर डेरिवेटिव है और उसका अलग अलग प्रोडक्ट से लिंकेज है। ओके, तो अलग अलग प्रोडक्ट से, बस वही मैं क्लियर करना चाह रहा था। कई बार ये होता है ना कि हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इस चीज के भाव नहीं सर, क्रूड से डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है। नहीं, क्रूड से डायरेक्ट। ठीक बात है।
तो करण जी, आज तो आपका स्टॉक लिस्टिंग होने के बाद 5% के ऊपरी सर्किट पर है। दमदार लिस्टिंग भी हुई है, रेस्पॉन्स भी आपके आईपीओ को अच्छा मिला था। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खासी वेल्थ बनाएंगे और आपके प्लान्स सही तरीके से सही समय पर एग्जीक्यूट होंगे। धन्यवाद जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी आज की दमदार लिस्टिंग का। भले आपको लग रहा हो कि लिस्टिंग 20% 21% ही ऊपर है, लेकिन बात वही है कि 5% का ऊपरी सर्किट है, नहीं तो शायद सही प्राइस डिस्कवरी होती। 10 दिन तक स्टॉक 5% के सर्किट लिमिट पर रहेगा और स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा, यानी कि अगर आप खरीदेंगे तो डिलीवरी लेनी होगी और आप बेच तभी सकते हैं जब आपको आईपीओ में लगे हो अलॉटमेंट, और तभी आप बेच पाएंगे। तो ये है आपके लिए लिस्टिंग एचपी एडिसिव की इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। कुणाल जी, राकेश जी, वागे साहब, सुमित जी, सिमी जी, राजेश पालिया साहब और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप सब कहीं मत जाइएगा, मैं और डीपी जा रहे हैं, आप सब यहीं रहेंगे क्योंकि आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आ रहा है इस ब्रेक के बाद, और वो शो है नए साल में आईपीओ का हाल। जी हाँ, साल 2021 तो आईपीओ के लिए जबरदस्त रहा है, लेकिन 2022 भी किसी भी तरह से कम नहीं है। तो 2022 में कौन से हैं आईपीओ जो आपके लिए दमदार एक्शन में रहेंगे, इस पर विशेष शो 2022 के काउंटडाउन को लेकर मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद। Thank you.